चलो शुरू करते हैं अगला टॉपिक, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे टॉपिक को। तो स्वागत है हमारे चैनल यशोदा मेंटस एकेडमी में। तो अभी तक हम कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं, है ना। अब कुछ एक सवाल जो आता है, एक फोर्स ऐसे ही आप पहले भी पढ़ चुके हो 11वीं क्लास में, जो इसके जैसे ही है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक सवाल आ सकता है कि रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसका जब रेशियो निकालने को आएगा, तो रेशियो निकालने की बात जब कर रहे हैं तो क्या फार्मूला होता है आपको मालूम है। एफ ई का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है एफ जी का जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। लगभग ये एक जैसे हैं, इसलिए इसको निकालना है। इसको जब करोगे एक जैसे हैं, इसलिए इनका रेशियो पूछा जाता है। ठीक है, इसकी डिसिमिलरिटी भी पूछी जाएगी, सिमिलरिटी भी पूछी जाएगी, मतलब मालूम होना चाहिए। तो इसको करेंगे तो एफ ई अपॉन एफ जी, तो क्या बचेगा आपको मालूम है, के Q1 Q2 अपॉन जी M1 M2। ठीक है ना, ये चीज़ बचेगी। अब इसमें वैल्यू, तो k की वैल्यू आपको मालूम है, इसकी वैल्यू आपको मालूम है, k स्क्वायर हो जाएगा m। अब m की बात कर रहे हैं तो m में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, एक प्रोटॉन भी हो सकता है ना, जैसा भी पूछा जाए। तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं तो उसमें अपन बात करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो आपको मालूम है 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। ठीक है ना, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है ना। और k की वैल्यू आपको मालूम है, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, और g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है ना। अब ये बात तो तुमको समझ में आ गई, k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 और g की वैल्यू है -11, मतलब g जो फोर्स होता है ये इससे बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, वैल्यू माइनस में जा रहा है, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए वैल्यू रखोगे तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये दोनों स्क्वायर है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो लगभग 10⁻42 के आसपास आएगा अप्रॉक्स, है ना। मतलब ये क्या आ गया, तो एफ ई इज इक्वल टू 10⁻42 एफ जी। मतलब ये फोर्स जो है, एफ जी फोर्स जो है, इससे बहुत छोटा है। तो ये लोग अगर आती है तो एग्जाम में लिख देना, सॉल्व कर सको सॉल्व कर लेना, नहीं तो अब इसमें क्या है, इसमें हमने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक प्रोटॉन भी हो सकता है। तो जब प्रोटॉन की बारी आएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास रखोगे, एक प्रोटॉन का रखोगे, दोनों प्रोटॉन हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करके देखना, मास निकालना प्रोटॉन का और रखना। तो ये एक सवाल है जो रेशियो दोनों के बारे में पूछ सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो ये एक बार देख लेना, नोट करना है नोट कर लो। ठीक है ना। अब यही चीज़ है, ये तो रेशियो हो गया। अब इसको कंपेयर अगर किया जाए, दोनों को कंपेयर अगर किया जाए तो कंपेयर खुद ही कर सकते हो, अगर दोनों में सिमिलरिटी देखी जाए। ठीक क्या है ना, समानता क्या है। तो समानता क्या है, दोनों फोर्सेस जो होते हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ये घटाओगे तो ये बढ़ेगा। दोनों फोर्स जो होते हैं, दोनों फोर्स जो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, मतलब मल्टीपल ऑफ मास बॉडी और मल्टीपल ऑफ चार्जेस होते हैं। ठीक है ना। दोनों फोर्सेस जो होते हैं सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। दोनों फोर्सेस जो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब पार्ट डिपेंड नहीं करता वर्क डेंस का। ठीक है, ये हो गई सिमिलरिटी। अगर डिसिमिलरिटी देखें, इसकी डिसिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी तो खुद ही सोच सकते हो, पहले पढ़ चुके दोनों फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स ही पॉजिटिव होता है,
ठीक है ना, टुवर्ड्स पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक रिपल्सन भी करता है, अट्रैक्शन भी करता है, ठीक है ना। ये मीडियम का फर्क पड़ता है, इसमें से मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। दो फोर्स और क्या अंतर है, ठीक है, तो ये अंतर हो गया दोनों में, है ना। ठीक है, दोनों के कंपेयर लिखने को है हिंदी में तो लिख सकते हो, और कोई है क्या कंपैरिजन डिसिमिलरिटी में? नहीं, ये दो ही हैं, और भी देख लेना, खुद ही कंपेयर करना आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब कहानी आती है अगले टॉपिक की। तो अभी तक हमने जो पढ़ा हमने कि एक चार्ज है और इसका फोर्स एक पे लग रहा है, यही पढ़ा रहे हैं अभी तक, Q1 Q2। तो अब ये कहानी है, अब जो लेने वाला हूँ टॉपिक, अगर एक की जगह मल्टीपल चार्जेस हो गए तो क्या करोगे? तो फोर्सेस ऑन मल्टीपल चार्जेस, तो ये एक था, ये Q1, इसको Q1 ले लें, Q1 था, ये Q2 ले लेते हैं। तो Q1 पे Q2 का फोर्स लग रहा था, एक और आ गया यहाँ पे Q3, एक और आ गया यहाँ पे Q4, तो क्या फोर्स लगेगा? यही कहानी है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन, ठीक है, ये सिद्धांत है इसका। तो क्या होगा, तो एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा, एक फोर्स यहाँ लगेगा। ये तुम्हारा R, अगर ये ले रहे हो तो ये R14 हो गया, ये R13 हो गया, ये R12 हो गया, ठीक है ना। अब क्या, इसका एक फोर्स यहाँ लगेगा, इसका एक फोर्स यहाँ लगेगा, इसका एक फोर्स यहाँ लगेगा, ठीक है, ठीक है, सारे इसमें फोर्स लगेंगे। तो फोर्स कहानी ये है कि इस पर जो फोर्स ये लगा रहा था पहला वाला, और दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, तो ये सब फोर्स जो है बराबर फोर्स लगाएंगे, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इन सब फोर्सेस का वेक्टर सम लगेगा। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है F14, इस पर एक फोर्स लग रहा है F13, इस पर एक फोर्स लग रहा है F12, अब ऐसे करके n तक लगेगा, मान लो तो ये n है, ठीक है ना, n, तो Fn फोर्स लगेगा, F1n। तो इन सब का जो वेक्टर सम होगा उसको बोलते हैं, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इन सब का फोर्स का सम लग रहा है, ठीक है ना। एक कहानी ऐसे कर सकते हैं कि एक बंदा है, इस पे घर की भी जिम्मेदारी है, बाहर की भी जिम्मेदारी है। अभी बच्चों पे क्या ऐसी पढ़ाई करनी है, एक ही टॉपिक लगा ऐसी पढ़ाई करनी है। घर के जो मुखिया है उस पर घर का भी देखना है, रेंटल भी देखना है, बिजली का बिल भी देखना है, बच्चों की फीस भी देखनी है, तो बहुत सारे टेंशन है उसमें, है ना। तो बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो एक ही आदमी में फोर्स पड़ रहा है ना घर पे, तो इस तरह सारे फोर्स इस पर पड़ रहे हैं। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, F नेट फोर्स इज इक्वल टू F12 प्लस F12 है ना, F12 प्लस F13 प्लस F14 टिल F1n, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसमें बुकों में क्या दिया है, बुक में यहाँ वैल्यू रखी होगी। वैल्यू मतलब इसका फोर्स अगर निकालोगे तो क्या निकलेगा, K Q1 Q2 अपॉन R124 का स्क्वायर निकलेगा ना। तो ऐसे करके सबको प्लस करेंगे तो कॉमन निकालेंगे, तो समेशन में लिखेंगे, तो बुक में इस तरह का लिखा होगा। लेकिन कंसेप्ट इसका यही है कि सारे नेट फोर्स जो है वो प्लस करना है, इसका फोर्स निकालो, इसका फोर्स निकालो, इसका फोर्स निकालो, इसका फोर्स निकालो और प्लस कर दो, ठीक है ना। सारे वेक्टर सम जो होते हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इन सब के वेक्टर सम का फोर्स इस पे लगेगा। वेक्टर सम ऑफ ऑल चार्जेस अब इस पे लग रहा है, इस पे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब कहानी इस पर एक दो सवाल कर ले, समझ में आएगी कहानी, है ना। तो ये डेफिनेशन बुक में देखो मिल जाएगी, बहुत ठीक है। ये सुपरपोजिशन हो गया। अब सुपरपोजिशन पे कुछ सवाल नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो इस पर एक सवाल करते हैं फटाफट। छोटा टॉपिक लेना है लेकिन फिर भी एक सवाल के ले लेते हैं, ठीक है ना, कि नेक्स्ट में लें। एक सवाल ले लेते हैं फटाफट। पॉलीगन टाइप्स आता है ना एग्जाम में कि ये ट्राइंगल है, इसमें एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो ABC, तो इस पर कितना फोर्स होगा ये निकालने को आ सकता है, आता ही है इसमें। तो इसका फोर्स यहाँ पे लगेगा, तो एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, इसका एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। ये इस पे फोर्स लगाएगा, EC BC इस पे लगाएगा, और इन दोनों का फोर्स जो होगा रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे होगा। नेट फोर्स निकालते हैं ना, नेट फोर्स यहाँ पे होगा F नेट। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये फोर्स निकालेंगे। अब देखो ये फोर्स जो लग रहा है ये तुम्हारा R है, ये भी R है, दोनों R है, Q है, तो ये दोनों फोर्स सेम होंगे। कैसे निकालोगे, F इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया फोर्स ऑन AC,
और फोर्स अपॉन बी सी, तो ये क्या हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों सेम है, मतलब दोनों एफ लिख सकते हैं, तो एफ ए सी इज इक्वल टू एफ बी सी इज इक्वल टू एफ, ठीक है ना, दोनों सेम फोर्स हैं। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे, इसका यहाँ पे निकलेगा रिजल्टेंट, तो ये तुम्हारा 60 डिग्री है ट्रायंगल के हिसाब से, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एफ लग रहा है, ये एफ लग रहा है, दो बराबर फोर्स लगते हैं तो बीच में उसका रिजल्टेंट फोर्स होता है वो बीच में होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी एफ नेट की, तो इसके लिए करेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड, ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर F1 F2 दोनों बराबर हैं, इस तरह से लिखते हैं 2F दोनों बराबर हैं cos थीटा, ठीक है ना, ये रूट एफ स्क्वायर प्लस 2F cos थीटा के cos 60 की वैल्यू डायरेक्ट 60 तो cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ 2 से 2 कट गया, ये रूट के अंदर ही है, ठीक है ना। अब रूट के अंदर है तो क्या बचा रूट के अंदर, ये बचा एफ स्क्वायर 2F 3F स्क्वायर, तो निकल के बचेगा एफ बाहर आ जाएगा √3, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा फोर्स हो गया यहाँ पे एफ √3, ये तुम्हारा हो गया एफ √3, है ना। और फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे बोलेंगे ना, फोर्स की वैल्यू होती है √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये फोर्स हो गया, ठीक है ना, एफ नेट। तो इस तरह से फोर्स निकालना है, ट्रायंगल भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, ठीक है ना, चारों से जगह रख के, तो एक ये कर लेते हैं, अगले टॉपिक में अपन रेक्टेंगल का कर लेंगे, ऐसा भी सवाल आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल निकालना है, ठीक है। तो चलो समझ में आया हो तो सबको बताओ और शेयर करो, ठीक है ना, और पढ़ाई करो, मंगल हो।